नमस्कार स्टूडेंट्स, हम एक बार फिर से आते हैं हमारे आज के सेशन में, जिसमें हम बात करेंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट पर, जो अभी तक एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं और इन्हें हमने किरण पब्लिकेशन से लिया है। हम किरण पब्लिकेशन का 2023 एडिशन फॉलो कर रहे हैं, जिस पर लिखा हुआ है 16,500 प्लस, और इसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी इंग्लिश में है। तो अगर आपके पास दूसरे एडिशन है तो अपने एडिशन को चेंज कर लें, अपने किसी दोस्त से बदल लें, सीक्वेंस को मैच कर लें, या अपने किसी दोस्त से ही हमारा वाला 2023 एडिशन लेकर फोटो स्टेट वगैरह करा लें। कुछ ही दिन में हम पीडीएफ भी प्रोवाइड कराने लगेंगे, लेकिन हमें पहले पता करना होगा कि इस तरह से किसी दूसरे की क्रिएटिविटी की, किसी दूसरे की ऑनरशिप की पीडीएफ हम इस तरह से प्रोवाइड करा सकते हैं क्या, कॉपीराइट्स क्लेम्स आ सकते हैं या नहीं। इन सब चीज़ों के बारे में हमें थोड़ा पता करना पड़ेगा, क्योंकि ये किताब किसी और की है, किरण पब्लिकेशन इसको कहा जाता है, कोई और इसका ओनर है, तो उसकी क्रिएटिविटी को, उसके मटेरियल को इस तरह से पीडीएफ में डालकर अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराना लीगल है या नहीं है। इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा पाएंगे। फिलहाल मेरा आपसे ये कहना है कि हम 2023 एडिशन फॉलो कर रहे हैं, जिस पर 16,500 लिखा हुआ है। आप अपने हिसाब से अपने दोस्तों वगैरह से लेकर इस एडिशन को मैच कर लें, सीक्वेंस को मिला लें। पिछली वीडियोस में हम 70 सेंटेंसेस पर बात कर चुके हैं। 71वें सेंटेंस से आज की वीडियो की शुरुआत होगी, और ये रहा आपके सामने 71वां सेंटेंस। क्या लिखा हुआ है? टू एलिविएट द पेन ऑफ लूजिंग हिज ओनली सन ही टुक अप मेडिटेशन। सिंटैक्टिकली एनालाइज करते जाएंगे, मीनिंग देखेंगे, वोकैबुलरी हमारी दुरुस्त होनी चाहिए। सेंटेंस को पढ़ते ही हमें उसका क्या कंटेक्स्ट है, क्या ऑब्जेक्टिव मीनिंग को कन्वे किया जा रहा है, क्या सिंटेक्स है, ये सब सारी चीज़ें हमें वो समझ आनी चाहिए। देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला वर्ड जो आपके सामने लिखा हुआ है वो है टू। उसके बाद लिखी हुई है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब टू प्लस V1, ये लगा हुआ है इन्फिनेटिव। ठीक है, इन्फिनेटिव ये मैं आपको बता दूं कि या तो नाउन भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, एडवर्ब भी हो सकते हैं। अब ये, अरे यार सॉरी, ये एडवर्ब भी हो सकता है। अब ये ये जो इन्फिनेटिव यहाँ पर लगा हुआ है, ये नाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, इसके फंक्शन से पता चलेगा। फंक्शन देखने के लिए हमें आगे सेंटेंस को और थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा। फिलहाल आप इतना समझिए कि जो एलिविएट वर्ब है, इस एलिविएट वर्ब का स्पेसिफिक मीनिंग है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके सामने। एलिविएट, एलिविएट वर्ब का ये वर्ब है, और ये ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, यानी कि इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। इसका मतलब होता है टू मेक समथिंग सच एज पेन और प्रॉब्लम्स लेस सीवियर। अगर किसी को पेन हो रहा है और किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो उस पेन को, उस प्रॉब्लम को लेस सीवियर कर देना, लेस स्ट्रॉन्ग कर देना, ठीक है, सूदन कर देना, कम कर देना। इस मीनिंग को कन्वे करने के लिए हम एलिविएट वर्ब को यूज करते हैं, टू मेक समथिंग लेस सीवियर। और समथिंग का मतलब भी क्या है? पेन और प्रॉब्लम। पेन और प्रॉब्लम के स्पेसिफिक, पेन और प्रॉब्लम के को लेस करने के लिए इसको स्पेसिफिकली वर्ब को यूज किया जाता है। तो वर्ब तो यहाँ पर सही लगी हुई है, आगे अभी और सेंटेंस में पता चलेगा। टू एलिविएट ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, तो उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट आ गया द पेन। एक नाउन फ्रेज लगी हुई है, नाउन प्लस आर्टिकल यानी कि डिटर्मिनर ऑफ प्रीपोजिशन लगाया गया है, और इस प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ है एक ऑब्जेक्ट, जो कि एक वर्ब की एनजी फॉर्म है, जो कि एक जीरेंड है, और जीरेंड जो है नाउन होता है सारे के सारे। तो इसीलिए प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी बन पाया, क्योंकि जीरेंड था, नाउन था। अब ये जो जीरेंड है, ये भी एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब है तो इसने भी अपना ऑब्जेक्ट ले लिया। नॉन फाइनाइट वर्ब है, और हमने वर्ब का एट्रीब्यूट जब चेक किया तो हमने पाया कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब है तो अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेगी। ऑब्जेक्ट मतलब हिज ओनली सन। सन हो गया नाउन, ओनली हो गया एक डिटर्मिनर, और दूसरा एक पजेसिव डिटर्मिनर लगाया सबसे पहले। कोमा लग के इस फ्रेज को अलग किया गया। उसके बाद लगाया गया ही प्रोनाउन, जो कि एक सब्जेक्ट के फंक्शन में है, और टुक अप द मेडिटेशन। टुक अप यहाँ पर मेन वर्ब हो गई, फ्रेजल वर्ब लगी हुई है, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, और टुक अप के बाद लिखा हुआ है मेडिटेशन, जो कि इस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो रहा है। अब देखिए, मैंने शुरू में कहा था कि टू एलिविएट, जो कि इन्फिनेटिव है, नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। किस लिए लगाया गया है? देखिए, नाउन ये तब हो सकता था जब ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के फंक्शन में हो।
कोई सब्जेक्ट ये बन नहीं रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट तो एक यही लिखा हुआ है ही, जो कि इस मेन वर्ब का सब्जेक्ट है। इसके बाद तो कोई मेन वर्ब यहाँ पर है नहीं, कोई प्रेडिकेट यहाँ पर है नहीं जिसका सब्जेक्ट इसको बना सके। ऑब्जेक्ट भी ये नहीं हो सकता है क्योंकि इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। कॉम्प्लीमेंट भी ये नहीं बन सकता क्योंकि इससे पहले कोई लिंकिंग वर्ब नहीं लिखी है। तो इट मीन्स ये नाउन तो है नहीं। एडजेक्टिव भी ये नहीं है क्योंकि किसी नाउन को या प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए इसको नहीं लगाया गया। ये एक्चुअली में एडवर्ब है। ये बताया गया है, ये टू एलिवेट लगाया गया है इस टुक अप के रीजन को बताने के लिए, कि जो टुक अप, ये मेडिटेशन को टुक अप करने वाला काम हुआ, इसको अडॉप्ट करने वाला काम हुआ, ये क्यों हुआ, ये इसके पर्पस को बताने के लिए लगाया गया है इन्फिनिटिव। टू एलिविएट द पेन ऑफ लूजिंग हिज ओनली सन ही टुक अप मेडिटेशन, यानी कि उसने ये मेडिटेशन अडॉप्ट करने वाला काम क्यों किया, ये करने के लिए, यानी कि ये पर्पस को, रीजन को बताने के लिए लगाया गया है। तो मैं इसको कहता हूँ एडवर्ब ऑफ रीजन। टुक अप के रीजन को बताने के लिए लगाया गया है। अब देखिए बाकी की जो वर्ब्स हैं, यहाँ पर एलिवेट को बताना था कि एलिवेट सही है या इन तीनों ऑप्शन में से लेसन, मिनिमाइज और लेसन में से कोई और हो सकता है क्या, या नो इम्प्रूवमेंट होगा, ये हमसे पूछा गया है। एलिवेट एकदम एप्रोप्रिएट वर्ब है इस मीनिंग को कन्वे करने के लिए, लेकिन दूसरे वर्ब के मीनिंग भी चूंकि सिमिलर है। लेसन और मिनिमाइज तो वर्ब है, लेसन तो एक नाउन है। ये जो दोनों वर्ब है, इन वर्ब के मीनिंग भी सिमिलर है एलिवेट के, लेकिन एलिवेट ज्यादा एप्रोप्रिएट है। लेसन वर्ब का मतलब क्या हो सकता है, देखिए जो लेसन वर्ब है ये बनी है लेस से। लेस का मतलब होता है एडजेक्टिव। अब लेसन, इस एडजेक्टिव में en लगाकर बनाया गया है लेसन को, लेसन वर्ब को। लेसन वर्ब का क्या मीनिंग हो सकता है, लेस एडजेक्टिव है। अब इस एडजेक्टिव का मीनिंग आप जानते हैं, लेस का मतलब क्या होता है, लेस का मतलब क्या होता है, मोर का मतलब क्या होता है, तो बेसिक वर्ड है, सबको इनके मीनिंग पता होता है। लेस का मतलब जो अमाउंट में कम हो, स्मॉलर इन अमाउंट और स्मॉलर इन डिग्री, ठीक है। तो लेस एडजेक्टिव है, इसमें en लगाकर बनाया गया है लेसन वर्ब को। तो ये जो वर्ब है ये भी इस लेस के मीनिंग को ही कन्वे करेगी। क्या है इसका मीनिंग, टू मेक समथिंग स्मॉलर इन अमाउंट और डिग्री, या टू बिकम, ट्रांजिटिवली, हाँ इस मीनिंग में ट्रांजिटिवली यूज होगी, इस मीनिंग में इंट्रांजिटिवली यूज हो जाएगी। टू बिकम समथिंग, समथिंग तो मैंने गलत लिख दिया, टू बिकम स्मॉलर इन अमाउंट और डिग्री, ठीक है। किसी चीज को अमाउंट या डिग्री में कम करना या खुद कम हो जाना अमाउंट और डिग्री में, इस मीनिंग को लेसन वर्ब जो है कन्वे करती है, ठीक है। समथिंग, किसी भी चीज को अमाउंट या डिग्री में कम करने के लिए, स्मॉल करने के लिए लेसन वर्ब को यूज किया जा सकता है। लेकिन जब हमारे पास एप्रोप्रिएट वर्ब लगी है जो कि पेन और प्रॉब्लम को कम करने के लिए यूज होती है, तो ये एलिवेट वर्ब ज्यादा एप्रोप्रिएट है लेसन से। तो इस ऑप्शन को ही मैं नहीं चुनूंगा। मिनिमाइज का मीनिंग देख लेते हैं, मिनिमाइज का क्या मीनिंग हो सकता है। मिनिमाइज, मिनिमम इसमें लगा हुआ है, मिनिमम एडजेक्टिव हो गया, मिनिमम से ही मिनिमाइज बना है। मिनिमाइज का मतलब हो गया टू रिड्यूस समथिंग टू अ लीस्ट, द लिखता हूं मैं, टू द लीस्ट पॉसिबल लेवल और अमाउंट। किसी चीज को इतना रिड्यूस कर देना कि उसके लीस्ट पॉसिबल अमाउंट तक, लीस्ट पॉसिबल डिग्री तक उसको रिड्यूस कर दिया, मिनिमाइज कर दिया हमने। एक मतलब और हो सकता है मिनिमाइज का, टू मेक समथिंग लेस इंपॉर्टेंट या लेस वैल्यूएबल, किसी की इंपॉर्टेंस को, किसी की वैल्यू को मिनिमाइज कर देना, कम कर देना। तो इस मीनिंग को कन्वे करने के लिए मिनिमाइज को यूज किया जा सकता है। तो मिनिमाइज भी यहां पर आ सकती थी, लेकिन एलिविएट, मैं फिर से कहूंगा, मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ब है इस मीनिंग को कन्वे करने के लिए, कि अगर कोई पेन है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको लेस सीवियर बनाने के लिए, लेस स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम एलिविएट वर्ब को यूज करते हैं। तो मिनिमाइज भी सही नहीं है। मिनिमाइज जो आपका ऑप्शन है वो भी उतना एप्रोप्रिएट नहीं है जितना कि एलिविएट आपको दे रखा है। लेसन तो एक नाउन है, लेसन का मतलब है अ पीरियड ऑफ टीचिंग या लर्निंग। मैं यहां पर लिख देता हूं, अ पीरियड ऑफ लर्निंग और टीचिंग, ये लेसन का मतलब है। या
एन एक्सपीरियंस, किसी एक्सपीरियंस को भी हम लेसन बोल सकते हैं। एन एक्सपीरियंस दैट टीचेस यू समथिंग, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको कुछ सिखा गया हो या कुछ सिखाता हो, उसको भी आप लेसन कह देते हैं। तो 71 का हो जाना था नो इम्प्रूवमेंट। एलिवेट बिल्कुल अप्रोप्रिएट वर्ब लगी हुई है उस मीनिंग को, उस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को कन्वे करने के लिए। 72 पर चल लेते हैं। द प्राइम मिनिस्टर एस्टैब्लिश्ड अ कमीशन टू लुक आफ्टर द प्लाइट ऑफ द विडोज। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर जो आपको वर्ड दिए गए हैं ऑप्शन में और जो एस्टैब्लिश दिया गया है, चारों के चारों वर्ड एक दूसरे के सिनोनियम है, लेकिन सिनोनियम होने के बावजूद भी, सिमिलर मीनिंग रखने के बावजूद भी इनके बीच में डिफरेंसेस है, और वो डिफरेंस है इनके यूसेज को लेकर। देखिए कोई पर्टिकुलर वर्ड होता है या वर्ब होती है, किसी भी तरह का वर्ड हो, वो एक स्पेसिफिक डोमेन में ज़्यादा सूट करता है, ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है, और ये डिपेंड करता है नेटिव स्पीकर की प्रीफ्रेंस पर। जो नेटिव स्पीकर्स हैं, जो ब्रिटिश स्पीकर्स हैं, वो किस वर्ड को किस स्पेसिफिक जार्गोन में, किस स्पेसिफिक डोमेन में ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर जो बच्चा जिसकी रीडिंग स्किल्स अच्छी है, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ता है या बुक्स वगैरह पढ़ता है, वो इन चीज़ों को आसानी से समझ जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की इंग्लिश करने के लिए आपकी रीडिंग स्किल्स भी बेहतर होनी चाहिए। आप खुद देख लीजिए, एस्टैब्लिश, फॉर्म, सेटअप, क्रिएटेड, चारों सिमिलर मीनिंग को रखने वाले वर्ब आपको दिए गए हैं। तो ये जो डिफरेंस है वो उनके यूसेज के बेसिस पे है कि किस डोमेन में किस वर्ड को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फिलहाल हम इनके मीनिंग को जानने की कोशिश करते हैं और मैं इनके यूसेज के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप तय कर पाए कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, नो इम्प्रूवमेंट या इन तीनों में से कोई एक हो। पहले एस्टैब्लिश के मीनिंग को देख लेते हैं कि एस्टैब्लिश का मीनिंग है क्या। एस्टैब्लिश, देखिए एस्टैब्लिश का एक मीनिंग तो यही हो सकता है, टू सेटअप। बिल्कुल, आप डिक्शनरी पे डालकर देखेंगे तो एस्टैब्लिश का मीनिंग टू सेटअप लिखा हुआ आएगा, जबकि तीसरा ऑप्शन आपको सेटअप ही दे रखा है। टू एस्टैब्लिश, एस्टैब्लिश का मतलब टू सेटअप समथिंग या टू फाउंड समथिंग, टू फाउंड समथिंग। अब देखिए जो समथिंग है, समथिंग का मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, ठीक है, कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है। इंस्टीट्यूशन, जब इंडिया को आज़ादी मिली, जब भारत को, हमारे देश को आज़ादी मिली, तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश किए गए इंडियन डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, समथिंग का मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई सिस्टम भी हो सकता है। ठीक है, इनको सेटअप करने की, इनको फाउंड करने की बात की जा रही है। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पर पकड़नी पड़ेगी, एस्टैब्लिश के मीनिंग में, एस्टैब्लिश जो वर्ड है उसमें स्टेबल है। क्या लिखा हुआ है? स्टेबल है। स्टेबल का सेंस आ रहा है। स्टेबल मतलब परमानेंसी, परमानेंसी का सेंस आ रहा है। मतलब कि किसी भी चीज को अगर स्टेब्लिश किया जाता है तो उसको परमानेंट वे में, उसको स्टेबल वे में एस्टेब्लिश किया जाता है, फाउंड किया जाता है। मतलब 2-4 साल के लिए आप किसी को एस्टेब्लिश नहीं करते। अगर आपने किसी इंस्टीट्यूशन को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश कर दिया, तो आपने उसको इस तरह से फाउंड किया, इस तरह से सेट किया कि वो कई सालों तक लगातार चले, वो सर्व करती रहे पब्लिक को, या जिस भी पर्पस के लिए वो बनाई गई है। परमानेंसी का और स्टेबिलिटी का सेंस इस वर्ड में, इस वर्ब के मीनिंग में है। स्टेबल है इस वर्ब में। तो यहां से अगर मैं स्टेबिलिटी को और परमानेंसी के मीनिंग को लेकर चलूं, तो यहां से एक मीनिंग निकल के आ जाता है, वो आ जाता है टू स्टार्ट अ बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन। और भाई यार, राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान मत दिया करो, स्पेलिंग भी मैं जल्दी जल्दी मैं ऐसे लिख देता हूँ कभी कभी, तो इन चीज़ों को ज़रा ध्यान मत देना ज़्यादा। टू स्टार्ट ए बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन, और एन ऑर्गेनाइजेशन लिखना था, देखो यहाँ पर छूट गया। टू स्टार्ट ए बिजनेस और एन ऑर्गेनाइजेशन दैट विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, चूंकि परमानेंसी और स्टेबिलिटी का मीनिंग एस्टेब्लिश वर्ब के मीनिंग में निहित है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने जिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया, फाउंड किया या सेटअप किया, वो एक लंबे समय तक काम करेगी। ऐसा नहीं कि 2-4 साल के लिए मैं किसी चीज़ को एस्टेब्लिश करता हूँ। जिस भी चीज़ को एस्टेब्लिश किया जाता है वो एक लंबे समय तक परमानेंटली फंक्शन करने के लिए बनाई जाती है, फाउंड की जाती है।
तो अगर आप इस मीनिंग को ध्यान दें, इसके स्टेबिलिटी और परमानेंसी वाले एट्रीब्यूट पर ध्यान दें, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये कमीशन है। अभी जो कमीशन बनाए जाते हैं ना, किसी स्पेसिफिक इशू को हैंडल करने के लिए बनाए जाते हैं। अब वो स्पेसिफिक इशू 2 4 5 साल में हैंडल हो जाता है, 10 साल भी लग सकते हैं, कई बार अगर ठीक से इंस्टीट्यूशन काम नहीं कर रहे तो 20 साल भी लग जाते हैं। लेकिन ये कमीशन कभी भी परमानेंटली नहीं होते हैं, परमानेंसी के साथ नहीं बनाए जाते हैं। ये बनाए जाते हैं इशू को स्पेसिफिकली हैंडल करने के लिए। जैसे ही वो इशू खत्म हो जाएगा, जैसे ही वो इशू सॉल्व हो जाएगा, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इन कमीशन को भी डिसॉल्व कर दिया जाता है। तो यहाँ पर इस कमीशन को एस्टैब्लिश करने, मतलब इस कमीशन को अगर ध्यान दे तो हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पर एस्टैब्लिश वर्ड इतनी अप्रोप्रिएट नहीं है, लगाई जा सकती थी। और हो सकता है कहीं ये सेंटेंस लिखा होता तो एस्टैब्लिश वर्ब सही भी हो जाती। लेकिन जब हमने देखा कि कमीशन तो 2 4 5 साल के लिए बनाए जाते हैं, कोई परमानेंटली ये बनाए नहीं जाते, किसी स्पेसिफिक इशू को हैंडल करने के लिए बनाए जाते हैं, तो एस्टैब्लिश वर्ब हमें उतनी अप्रोप्रिएट नहीं लगेगी। तो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो है। और बाकी वर्ब्स पर ध्यान देंगे, बाकी वर्ब्स के मीनिंग पर ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि हमें कौन सी वर्ब यहाँ पर ज्यादा अप्रोप्रिएट है। हमारी दूसरी वर्ब है फॉर्म। अब ये जो फॉर्म वर्ड है ये नाउन भी हो जाता है। जब फॉर्म नाउन होता है तो इसका मतलब होता है द विजिबल और नोटिसेबल शेप ऑफ समथिंग। किसी की शेप को, किसी के आकार को भी हम फॉर्म कह देते हैं। वो विजिबल, वो नोटिसेबल जो शेप होती है उसको भी फॉर्म कह देते हैं। अब ये जो फॉर्म है, ये जो शेप है, इसको फिजिकल सेंस में भी लिया जा सकता है, फिजिकल शेप की बात भी हो सकती है, और कोई एब्स्ट्रैक्ट सेंस में भी इसको ले सकता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट सेंस में भी ले सकता है। एब्स्ट्रैक्ट सेंस मतलब माइंड में एग्जिस्ट करता हो, किसी की फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो। ये तब जब फॉर्म को हम नाउन कंसीडर करें। लेकिन हमारे क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया गया है, फॉर्म को वर्ब के रूप में दिया गया है, वर्ब के फंक्शन से रिलेटेड वर्ड को हमें दिया गया है। तो फॉर्म जब वर्ब होगी तो इसका एक मीनिंग हो जाएगा टू पुट थिंग्स टुगेदर टू मेक अ होल सिस्टम। यानी कि जो चीजें इधर उधर पड़ी हुई हैं उनको मिलाकर एक जगह रखना, एक चीज कर देना, एक होल सिस्टम उनसे बनाना। ठीक है, टू पुट थिंग्स टुगेदर टू मेक ए होल। असेंबल के सिमिलर मीनिंग को यहां पर ये कन्वे करने लगती है। दूसरा मीनिंग इसका हो सकता है टू मेक समथिंग इन अ पर्टिकुलर शेप। जैसे जो कुम्हार होता है, घड़ा बनाता है, दीपक बनाता है दिवाली के लिए, वो क्या करता है, वो भी फॉर्म करता है चीजों को, वो किसी चीज को एक स्पेसिफिक शेप में बनाता है। तो उस मीनिंग को कन्वे करने के लिए भी फॉर्म वर्ब का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक मीनिंग इसका और संभव है, और यही मीनिंग आपको कंफ्यूज करेगा। फॉर्म का तीसरा मीनिंग है टू स्टार्ट अ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी कि आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, द प्रेसिडेंट फॉर्म्ड अ कमिटी फॉर द ह्यूमन राइट्स इशूज। ह्यूमन राइट्स इशूज। ठीक है, तो फॉर्म्ड को मैंने ट्रांजिटिव वर्ब की तरह इस्तेमाल किया, और उस किस चीज को फॉर्म किया गया है, एक कमिटी को फॉर्म किया गया। अगर फॉर्म के इस मीनिंग को लें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर आपके सेंटेंस में फॉर्म को लगाया जा सकता था। लेकिन क्या इससे भी अप्रोप्रिएट कोई वर्ब है आपके पास? देख लेते हैं। सेटअप की बात कर लेते हैं पहले। क्रिएट का तो बिल्कुल ही मीनिंग थोड़ा सा अलग आ जाता है। क्रिएट का मतलब हो जाता है टू मेक समथिंग न्यू। कमीशन में न्यू जैसा कुछ होता नहीं है। कमीशन में वो मेंबर्स जो होते हैं वो मेंबर सारे पुराने होते हैं। ठीक है, आसपास के एक्सपर्ट को उठा के एक कमीशन बना दिया जाता है। तो क्रिएट वर्ड तो बिल्कुल इस डोमेन में सही नहीं लगेगा, ये तो अप्रोप्रिएट नहीं है। टू मेक समथिंग न्यू या टू ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस समथिंग न्यू। किसी न्यू चीज को
एग्जिस्टेंस में लाना। क्रिएट वर्ड तो यहाँ पर इस डोमेन में सही नहीं लगेगा, कमीशन को क्रिएट नहीं किया जाता है। फॉर्म्ड और सेटअप में से कोई एक वर्ब आनी चाहिए। सेटअप के मीनिंग को जरा देख लेते हैं, फिर पता चलेगा कि फॉर्म ज्यादा अप्रोप्रिएट है या सेटअप ज्यादा अप्रोप्रिएट है। देखिए फॉर्म के 3 मीनिंग है और तीसरा मीनिंग ऐसा है जो हमारे उस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को सेटिस्फाई कर सकता था। सेटअप के मीनिंग को जरा देख लेते हैं। सेटअप, सेटअप भी एक वर्ब है। सेटअप का पहला मतलब तो यही हो गया, टू कंबाइन कंपोनेंट्स और मेंबर्स टुगेदर टू मेक एन ऑर्गेनाइजेशन और एनी सिस्टम। इस स्पेसिफिक मीनिंग को कन्वे करने के लिए सेटअप वर्ब को ज्यादा अप्रोप्रिएट माना जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख सकता हूं, दे सेट अप अ कमिटी और कमीशन। कमिटी और कमीशन में एक डिफरेंस होता है। जो बच्चे पॉलिटिकल साइंस पढ़ते होंगे ध्यान से उन्हें पता होगा, किसी दिन मैं भी बता दूंगा, अभी नहीं वरना लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। सेटअप का एक मीनिंग तो यही होता है और ज्यादातर केसेस में, ज्यादातर सिचुएशन में सेटअप इसी मीनिंग को कन्वे करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये सेटअप का मुख्य मीनिंग है, प्राइमरी मीनिंग है। लेकिन एक मीनिंग और सेटअप का पॉसिबल है और वो है टू पुट समथिंग समवेयर या टू बिल्ड समथिंग, टू बिल्ड समथिंग। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख सकता हूं, द पुलिस सेट अप रोड ब्लॉक्स टू स्टॉप द प्रोटेस्टर्स। प्रोटेस्टर्स, TESTORS, ठीक है। तो यहां पर रोड ब्लॉक्स को सेटअप किया गया पुलिस के द्वारा। पुलिस सेटअप रोड ब्लॉक्स टू स्टॉप द प्रोटेस्टर्स, टू पुट समथिंग समवेयर या टू बिल्ड समथिंग समवेयर। इस मीनिंग को कन्वे करने के लिए सेटअप को यूज किया जा सकता है। अब देखिए ये जो आपका ऑब्जेक्टिव मीनिंग दे रखा है, इस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को एप्रोप्रिएट बनाने के लिए आपको सेटअप वर्ब को यूज करना चाहिए। कहा गया ये रहा, सेटअप वर्ब को आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ये ज्यादा एप्रोप्रिएट वर्ब है फॉर्म से। फॉर्म को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं सही बताऊं ना आपको, एस्टेब्लिश यह नहीं आएगा, या फॉर्म भी आ सकता है, सेटअप भी आ सकता है। लेकिन जो बच्चे न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होंगे उन्हें पता होगा कि 90% केसेस में या 80% केसेस में आपको इस मीनिंग को कन्वे करने के लिए सेटअप वर्ब का इस्तेमाल मिलेगा। क्योंकि फॉर्म वर्ब इस मीनिंग को साथ साथ और भी एक दो मीनिंग को कन्वे करती है, तो फॉर्म वर्ब को भी इस मीनिंग को कन्वे करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन 20% यूसेज मिलेगा फॉर्म का, 80% यूसेज मिलेगा सेटअप का। सेटअप ज्यादा एप्रोप्रिएट वर्ब है इस डोमेन में इस तरह के ऑब्जेक्टिव मीनिंग को कन्वे करने के लिए। और ये है इसके यूसेज की बात। देखिए जो वर्ड होते हैं, जो वर्ब्स होती है, कोई भी वर्ड होता है उसका एक स्पेसिफिक डोमेन होता है। उस स्पेसिफिक डोमेन में वो ज्यादा एप्रोप्रिएट, ज्यादा सुटेबल मानी जाती है नेटिव स्पीकर्स की प्रीफरेंस के हिसाब से। यही वजह है कि सेटअप को मैं यहां पर चूज करूंगा। इस सेंटेंस को वो बच्चा आसानी से कर लेता है जिसको न्यूज़पेपर और मैगजीन्स या किताबें पढ़ने की आदत है। वो समझ जाता है कि हाँ, इस एप्रोप्रिएट मीनिंग को, इस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को कन्वे करने के लिए सेटअप वर्ब ज्यादा सुटेबल है। इसलिए पढ़ने की कोशिश कीजिए, किताबों को पढ़ने की आदत डालिए। न्यूज़पेपर्स अगर पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 73 पर आ जाते हैं। द चीपेस्ट इलेक्ट्रॉनिक गुड आर मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना। द चीपेस्ट, ठीक है, चीपेस्ट तो एडजेक्टिव लग गया सुपरलेटिव डिग्री में। गुड यहाँ पर नाउन की, देखिए गुड एडजेक्टिव अगर लगा है तो किसी नाउन के लिए आया होगा, ये भी एडजेक्टिव लगा है तो किसी नाउन के लिए आया होगा, यानी कि इसको भी नाउन चाहिए। डिटर्मिनर लगा है तो इसको भी नाउन चाहिए, ये भी किसी नाउन के लिए आया होगा। कहाँ है वो नाउन? ये तो नाउन है ही नहीं, ये तो आपने एडजेक्टिव लगा रखा है। गुड तो एक एट्रीब्यूट बताता है, प्रॉपर्टी बताता है, एडजेक्टिव है। एक्चुअली में गुड्स नाउन होता है, गुड्स होता है नाउन और गुड होता है एडजेक्टिव। गुड्स का मतलब होता है द थिंग्स फॉर सेल। अरे आपने सुना नहीं है क्या? जीएसटी, जीएसटी का मतलब क्या है? गुड्स एंड सर्विस
टैक्स मतलब एक ऐसा टैक्स जो गुड्स पर और सर्विस पर लगता है जो कि खरीदी और बेची जाती है। तो यहाँ पर गुड्स का मतलब हो जाता है द थिंग्स फॉर सेल या द थिंग्स दैट यू ओन। जो चीजें आपके पास है उनको भी गुड्स कहा जा सकता है। पर्सनल गुड्स है ना, कंज्यूमर गुड्स, इस तरह से कैटेगराइज किया जाता है गुड्स को फर्दर इकोनॉमिक डोमेन में। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर गुड एडजेक्टिव है, ये नहीं होना था, गुड्स होना था नाउन। अगर इस बात को आप समझ पाए हो तो ऑप्शन तो फिर ये हो गया आपका, यहाँ पर भी गुड लगा हुआ है ये गलत हो गया, यहाँ पर भी गुड लगा हुआ है ये भी गलत हो गया। आगे देख लेते हैं, आर मैन्युफैक्चर्ड, बी लगा हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, यानी कि पैसिव स्ट्रक्चर को यूज किया जा रहा है। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव स्ट्रक्चर को यूज करके बनाया जा रहा है। और इन हो गया प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन का मतलब प्रीपोजिशन के बाद आ गया उसका ऑब्जेक्ट। और ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है इन चाइना, ये हो गया आपका एड व वो प्लेस, इस मैन्युफैक्चर्ड के बारे में बताने के लिए कि मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे हो रही है। इतनी सी बात थी, यहाँ पर बस इतना पता लगाना था कि गुड एडजेक्टिव है, गुड्स नाउन होगा, तो इसी से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाता। लेकिन एक चीज और देखिए जरा, एक वर्ड दे रखा है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल, एक वर्ड दे रखा है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक, एक वर्ड दे रखा है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकल। इन तीनों के बीच के डिफरेंस के बारे में पता है क्या आपको? किसी बच्चे ने अगर इंजीनियरिंग की हो, किसी ने अगर बीटेक वगैरह की पढ़ाई की हो तो शायद उसको पता हो, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता नहीं होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ज़्यादा तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ फिलहाल। देखिए ये जो वर्ड है ना इलेक्ट्रिकल, और ये जो वर्ड है इलेक्ट्रॉनिक, आप कभी मार्केट में जाओगे तो कुछ आपको इलेक्ट्रिकल शॉप मिलती है, कुछ पर लिखा होता है इलेक्ट्रिकल्स, पंकज इलेक्ट्रिकल्स, राधा इलेक्ट्रिकल्स, और कुछ पर लिखा होता है इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस। तो डिफरेंस है दोनों में। देखिए जो इलेक्ट्रिकल वर्ड है, ये इलेक्ट्रिकल वर्ड बना होगा इलेक्ट्रिक से, इलेक्ट्रिक एडजेक्टिव हो गया, और इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी हो गया नाउन। अब इस इलेक्ट्रिकल का मतलब होता है या इलेक्ट्रिकल उन डिवाइसेस को, उन कंपोनेंट्स को कहा जा सकता है जो इलेक्ट्रिसिटी को अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हो। इलेक्ट्रिकल एडजेक्टिव ही है, और इसका मतलब हो गया कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिसिटी इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। वो डिवाइसेस, वो कंपोनेंट्स, वो इक्विपमेंट्स या वो चीजें जो इलेक्ट्रिसिटी को यानी कि करंट को अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी की दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, उनको कहा जाता है इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लिखूं तो ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं वो, या हीटर, हीटर्स क्या करते हैं, हीटर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, करंट आता है, और वो उसको थर्मल एनर्जी में या हीट में कन्वर्ट कर देता है, उस एनर्जी को हीट में, थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। थर्मल एनर्जी बोलेंगे उसे हीट को। तो इस तरह के डिवाइसेस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रॉनिक का जो रूट वर्ड है वो है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉनिक बना होगा, और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उन डिवाइसेस को कहा जा सकता है जो कि कंट्रोल करती हो, कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल करने वाली डिवाइस को हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जैसे हमारे कंप्यूटर में, हमारे मोबाइल में लगा होता है माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, डायोड, डायोड भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती है। अब हमारे घर में जो उपकरण रखे रहते हैं, जो मशीनरी रखी रहती है, जैसे कि टेलीविज़न हो गया, जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो गया, जैसे कि वॉशिंग मशीन हो गई, ये इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का कॉम्बिनेशन होता है। ज़्यादातर इनमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इस्तेमाल होती है, इलेक्ट्रिकल्स तो कमी होती है, इसलिए इनको इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी में रखा जाता है, और उसी सेक्टर में, उसी डोमेन में इनको यूज़ किया जाता है। तो ये इन दोनों शब्दों के बीच का डिफरेंस हो गया। इलेक्ट्रॉनिकल का मतलब हो गया, एक वर्ड और आया था इलेक्ट्रॉनिकल। इलेक्ट्रॉनिकल जो है
इलेक्ट्रॉनिकल जो है इस इलेक्ट्रॉनिक से ही बना होगा, मतलब इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को इलेक्ट्रॉनिकल कह देंगे। ऐसा कुछ भी जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल हुआ हो क्या कह देंगे, इलेक्ट्रॉनिकल कह देंगे, इसी से बना होगा। ये इनके बीच का डिफरेंस है, थोड़ी सामने आ जाती है चीजें तो मैं इग्नोर करता नहीं हूँ, बता देता हूँ। वापस चलते हैं हमारे क्वेश्चन पर। ठीक है, ऑप्शन तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स थर्ड ऑप्शन हो गया था, ये हो गया आपका 73 सेंटेंस। 74 पर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फ्रॉम 1989। समझ लेते हैं। आई देखिए यहाँ पर प्रोनाउन हो गया जो कि सब्जेक्ट के फंक्शन में है, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट तो ये होगा नहीं। उसके बाद लगा हुआ हैव बीन लिविंग। देखिए हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, इसका मतलब परफेक्ट। और कौन सा वाला परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट का टेंस हो गया, परफेक्ट इसकी स्टेट हो गई। लेकिन एक चीज और देखिए, बी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी लिखी है, और बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का मतलब हो गया कंटिन्यूअस। कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म को लगाया जाता है, और परफेक्शन को यानी कि कंप्लीशन को एक्सप्रेस करने के लिए हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगाया जाता है। तो इस तरह से हम कंप्लीशन को भी रिफर कर रहे हैं और कंटिन्यूटी को भी रिफर कर रहे हैं प्रेजेंट के डोमेन में, प्रेजेंट के पॉइंट पर। इतनी बात तो समझ में आ गई, और हमारा टेंस बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन हो गया प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद हो गया उसका ऑब्जेक्ट, और ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है ये बन गई हमारी एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फ्रॉम लगा हुआ है एक प्रीपोजिशन के रूप में, और इस प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ है एक टाइम। क्या फ्रॉम यहाँ पर सही है, नहीं, गलत है। और गलत है तो क्यों गलत है, फिर इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन सही होना चाहिए, सिंस, एवर सिंस या इन। और जो भी ऑप्शन सही होना चाहिए वो क्यों सही होना चाहिए, इस बात को समझने के लिए जरा मेरी बातों को सुनिए। देखो इनको तो वैसे ही हटा दो, या चलो अभी मत हटाओ, थोड़ी देर में हटाना, खुद हटाओगे आप। पहले जरा बात को समझ लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में, एक्चुअली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। 2 मिनट समझ लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है क्या। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो प्रेजेंट तो हो गया टेंस। टेंस मतलब वर्ब की वो फॉर्म जो टाइम को रिफर कर रही हो, तो प्रेजेंट तो हो गया टाइम। परफेक्ट और कंटिन्यूअस हो गई वर्ब की स्टेट यानी कि अवस्था, यानी कि जो हमारा एक्शन है वो इस स्टेट में है जिसमें कंप्लीशन भी है और कंटिन्यूटी भी है। ये कब संभव है और किस तरह के कंटेक्स्ट में संभव है आप थोड़ा बहुत जानते भी होंगे, थोड़ा बहुत मैं क्लियर कर देता हूँ। मान लीजिए कि ये आपकी टाइमलाइन है, और इस टाइमलाइन पे ये वो पॉइंट है जहां पर आपने किसी एक्शन को रिपोर्ट किया, और जिस समय पर आप किसी एक्शन को या किसी सेंटेंस को रिपोर्ट करते हैं वो होता है रिपोर्ट टाइम, और वही टाइम बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट का पॉइंट होता है। उसी टाइम को आप प्रेजेंट टाइम कहते हैं। उससे 1 सेकंड पहले पास्ट होता है और सारा का सारा पास्ट ही है, उसके 1 सेकंड बाद ही फ्यूचर ही कंसीडर किया जाएगा और सारा का सारा फ्यूचर ही है। इतनी बात तो क्लियर है। अब देखिए ये कहा आपसे ये जा रहा है कि प्रेजेंट के पॉइंट पर कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस किया जा रहा है, और परफेक्शन का मतलब कंप्लीशन भी है। अब जो एक्शन इस प्रेजेंट के पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा वो यहाँ पर तो कंटिन्यूअस है, यहाँ पर तो गोइंग ऑन है, लेकिन स्टार्ट यहाँ थोड़ी हुआ होगा, स्टार्ट तो कहीं पहले हुआ होगा। तो लेट्स कंसीडर कि यहाँ स्टार्ट हुआ होगा, मान लेते हैं कि यहाँ स्टार्ट हुआ होगा, और यहाँ स्टार्ट हुआ होगा, यहाँ से चला होगा, चल रहा है। इस पॉइंट को हमने दे दिया, इस पॉइंट पर हमने नोटिस किया और कह दिया कि इस पॉइंट पर गोइंग ऑन है। कंप्लीट यहाँ नहीं हुआ, खत्म यहाँ नहीं हुआ, या खत्म हो जाता तो कंटिन्यूटी यहाँ नहीं दिखा पाते। प्रेजेंट के पॉइंट पर कंटिन्यूअस दिखा रहे हैं, इसका मतलब वो एक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, वो चल रहा है, वो गोइंग ऑन है प्रेजेंट के पॉइंट पर। तो फिर कंप्लीट क्या हुआ है, खत्म क्या हुआ है, जिसकी वजह से हमने परफेक्ट स्टेट लगाई है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है। एक्चुअली में कंप्लीशन हुआ है इस टाइम का, ये जो इतना टाइम है इस टाइम का कंप्लीशन हो गया, और इस टाइम के कंप्लीशन को दिखाने के लिए ही हम कह देते हैं कि एक्शन जो है पार्शियली कंप्लीट हो गया, या एक्शन में पार्शियल कंप्लीशन आ गया। इस पार्शियल कंप्लीशन को दिखाने के लिए हम परफेक्ट स्टेट का यूज करते हैं, और चूंकि एक्शन पूरी तरह से तो खत्म हुआ नहीं है, केवल इस टाइम का कंप्लीशन हुआ है और एक्शन प्रेजेंट के पॉइंट पर गोइंग ऑन है, तो इस कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम कंटिन्यूअस स्टेट बना देते हैं। ये होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखो आपको ऑप्शन दे रखे हैं सिंस, फ्रॉम
इन और एवर सिंस। अब इसके बारे में बता दूं, ये जो इन होता है ना, ये जो इन प्रीपोजिशन होता है, इसके साथ टाइम पीरियड को आप लगा सकते हैं। और ये जो ईयर है 1989, ये भी एक साल का 1 ईयर का टाइम है, यानी कि ये भी एक टाइम पीरियड को दिखा सकता है। ये पॉइंट को भी दिखा सकता है, वो हमारे पर्सपेक्टिव पे है। पॉइंट हम उसे कह सकते हैं जिसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सके। ये हमारी लाइन, टाइम लाइन है, नंबर लाइन है। तो ये हो गया हमारा 1989, ये हो गया 1990, ये हो गया 1991। तो अगर हम इस पॉइंट को रिफर कर रहे हैं तो हम 1989 को पॉइंट कहें, लेकिन हम 1989 और 1990 के बीच के ड्यूरेशन को रिफर कर रहे हैं तो हम उसको टाइम पीरियड कह सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 1 ईयर यानी कि उस पीरियड को तो रिफर किया नहीं है, तो इनको तो हटा ही दो, क्योंकि इन लगाया जाता है टाइम पीरियड के साथ। ठीक है, उस पीरियड में कुछ हुआ है, केवल उस पीरियड में अगर कुछ हुआ होता, 1989 और 1990 के बीच में अगर कुछ हुआ होता तो मैं इन प्रीपोजिशन को लगाता। लेकिन चूंकि मैंने परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज कर रखा है, तो आपको पता है कि एक्शन जो है यहाँ कहीं स्टार्ट हुआ होगा, लिविंग वाला, लिविंग वर्ब दे रखी है ना, हाँ, लिविंग वाला एक्शन यहाँ कहीं स्टार्ट हुआ होगा, 1989 यही हुआ हमारा, और यहाँ से अब तक, कब तक, 2024 के उस पॉइंट तक जिस पॉइंट पर मैंने सेंटेंस को लिखा। सॉरी, गला खराब हो रहा है, 1-2 दिन से दवाइयां भी खा रहा हूं, बट फिर भी पता नहीं क्यों आराम नहीं है। 2024 के उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर मैंने इस एक्शन को रिपोर्ट किया, उस टाइम को रिफर किया जा रहा है, वो प्रेजेंट का पॉइंट हो गया, और 1989 में लिविंग वाला एक्शन स्टार्ट हुआ हुआ। तो कोई एक साल की, किसी एक ड्यूरेशन की तो बात की नहीं की है जो मैं इन प्रीपोजिशन को लगा दूं, तो इन प्रीपोजिशन तो इसीलिए गलत हो गया। एवर सिंस के बारे में अभी डिटेल में बताऊंगा, पहले सिंस को समझ लेते हैं। ये जो सिंस वर्ड है, इस सिंस का मतलब क्या है? ठीक है, देखिए जो सिंस वर्ड है, ये कंजंक्शन भी हो जाता है, और जब ये कंजंक्शन होता है तो बिकॉज के मीनिंग को रिफर कर देता है, बिकॉज के सिमिलर मीनिंग को रिफर कर देता है। इस पर मैंने कई वीडियो बनाई हुई है, टेंस चैप्टर की प्लेलिस्ट में भी आपको इस पर बातें मिल जाएंगी, और बीच बीच में लेक्चर में भी मैं इसके बारे में बता चुका हूँ। सिंस जब कंजंक्शन होता है तो टाइम रिलेवेंट फंक्शन में भी आ जाता है, टाइम को रिलेट कर देता है। लेकिन सिंस प्रीपोजिशन भी हो जाता है, और प्रीपोजिशन जब होता है तब भी ये टाइम को ही टाइम रिलेवेंट फंक्शन में ही होता है। तो यहां पर तो कंजंक्शन होने का स्कोप ही नहीं है। अगर यहां पर आप सिंस को लगाते हो, सिंस ही लगाओगे आप, आपको आदत पड़ी हुई है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस देखकर सिंस लगाने की। लेकिन सिंस को क्यों लगाया जाना चाहिए, क्यों सिंस को प्रीफर किया जाना चाहिए, फ्रॉम को नहीं लगाया जाना चाहिए, इस पर, इस चीज को समझाने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, यहाँ पर आप सिंस ही लगाओगे, और आपने सिंस लगाया है तो सिंस को प्रीपोजिशन ही कहोगे, क्योंकि आगे कोई क्लॉज तो लिखी नहीं है, एक टाइम लिखा हुआ है, और वो तो एक नाउन है या फ्रेज कहोगे उसको। तो फिर सिंस को प्रीपोजिशन के फंक्शन में ही लोगे। तो सिंस जब प्रीपोजिशन के फंक्शन में होता है तो टाइम रिलेवेंट फंक्शन में होता है, और इस फंक्शन में, इस फंक्शन में उसका मीनिंग होता है फ्रॉम द स्टार्टिंग, फ्रॉम द स्पेसिफिक, from the specific point of past until later और until now। ठीक है, पास्ट के किसी स्पेसिफिक पॉइंट से लेकर until now तक के टाइम जोन को ये रिफर कर देता है। लेकिन एक चीज देखिए, सिंस को लगा हम पॉइंट के साथ ही सकते हैं, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ पास्ट के साथ ही हम सिंस को लगा सकते हैं। कहा गया, हमने अभी यहाँ पर टाइम लाइन बनाई थी आपके लिए, ये यहाँ देखिए, अगर हमें इस 1989 को रिफर करना है तो हम सिंस 1989 लिख सकते हैं, और सिंस 1989, चूंकि 1989 तो पास्ट का स्पेसिफिक पॉइंट है, तो पास्ट के सिंस 1989 अगर हम लिख रहे हैं इस टाइम फ्रेज से, तो ये एक एडवर्ब टाइम फ्रेज हो गई, और इस टाइम फ्रेज से हम रिफर कर रहे हैं कि ये एक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ होगा, और प्रेजेंट तक इसकी वैलिडेशन है, प्रेजेंट तक ये चला, क्योंकि सिंस का मीनिंग ही ऐसे है। सिंस के मीनिंग में ही प्रेजेंट का, अंटिल नाउ का मतलब क्या है, नाउ से मतलब क्या समझते हैं आप, नाउ का मतलब है प्रेजेंट का पॉइंट। तो सिंस का मीनिंग है ऐसा है, सिंस जब प्रीपोजिशन होता है तो उसका मीनिंग ऐसा है कि पास्ट के स्पेसिफिक पॉइंट से अंटिल नाउ तक के टाइम जोन को ये रिफर कर रहा है। लेकिन सिंस को लगाया केवल पॉइंट के साथ ही जा सकता है,
और अगर हम इस ड्यूरेशन को रिफर करते, कितनी ड्यूरेशन हो गई 1989 में 11 जोड़ोगे तो 2000 आ जाएगा, फिर 24 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 35, 35 ईयर्स आ गया। अगर हमने 35 ईयर्स लगा दिया तो हमें क्या लिखना था 4, क्योंकि 4 प्रीपोजिशन जब होती है और वो टाइम को रिफर करती है तो हम उसके साथ क्या लिखते हैं, ड्यूरेशन लिखते हैं, और सिंस के साथ लिखा जाता है पॉइंट इन टाइम, और वो भी पास्ट का पॉइंट। इतनी बात समझिए। अब देखिए, चाहे आप सिंस लगा लें या फोर लगा लें, आप एक ही बात को कन्वे कर रहे होते हैं, आप एक ही चीज कह रहे होते हैं। भाई प्रेजेंट के पॉइंट पे खड़े होकर अगर आपने कहा कि सिंस 1989, तो आपको पता है कि प्रेजेंट का पॉइंट क्या है, 2024 का ये टाइम। तो आपको, अगर आपने प्रेजेंट के पॉइंट पर खड़े होकर ये कहा 2024 में 25 तारीख को 6 बजे, शाम के 6 बजे 15 मिनट, अगर आपने कहा कि सिंस 1989 से ये एक्टिविटी हो रही है, तो 2024 को अगर आप सिंस 1989 से कह रहे हैं तो आप इनहेरेंट वे में उस ड्यूरेशन को भी तो रिफर कर दे रहे हैं। आप ये भी तो कह रहे हैं कि 1989 से इतने तक का समय 35 ईयर हो गया। और अगर आपने 435 ईयर्स बोल दिया, 4 कोई ड्यूरेशन लगा दी, तो 2024 से अगर आप 35 ईयर्स को रिफर कर रहे हैं तो क्या आप इस पॉइंट को रिफर नहीं कर रहे हैं? क्या आप इस पॉइंट को नहीं निकाल सकते हैं? तो टाइम तो आप एक ही रिफर कर रहे होते हैं, बस लिखने का तरीका अलग है। वो है सिंस और फोर के मीनिंग की वजह से, कि सिंस और फोर का मीनिंग क्या है, वो किस तरह के यूसेज में आते हैं, उनका फंक्शन क्या है। इतनी बात तो समझ में आ गई कि सिंस को लगाया जाता है। अब देखिए, सिंस को क्यों लगाया जा सकता है, फ्रॉम को क्यों नहीं लगाया जा सकता। सिंस और फ्रॉम के डिफरेंस को समझने के लिए जरा थोड़ा सा मेहनत और करो इस पे। सिंस, मैं क्या कह रहा हूं, सिंस रिफर करता है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन, और ये एक्शन भी ऐसा होता है दैट कंटिन्यूज टिल द प्रेजेंट टाइम। एक ऐसा एक्शन जो प्रेजेंट टाइम तक वैलिड रहा हो, प्रेजेंट टाइम तक चला हो, कंटिन्यू रहा हो, उस एक्शन के स्टार्टिंग पॉइंट को सिंस रिफर करता है। अब देखिए, जो एक्शन, मैं फिर से टाइमलाइन बना रहा हूं, और ये प्रेजेंट का टाइम है जहां पर आपने इसको वर्ब को रिपोर्ट किया, सेंटेंस को रिपोर्ट किया। जो एक्शन प्रेजेंट के पॉइंट तक चला होगा वो स्टार्ट तो पहले से कहीं हुआ होगा, तो उस एक्शन के स्टार्टिंग पॉइंट को रिफर करता है सिंस। सिंस की डेफिनेशन पर अगर बात करें तो, इसका और मंथन करें तो, और ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो, प्रेजेंट तक वैलिड रहा हो, ऐसे एक्शन को ही तो हम प्रेजेंट परफेक्ट से या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से बनाते हैं। इसी एक्शन को तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाते हैं। यही एक्शन तो है जो प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की स्टेट एक्सप्रेस की वर्ब एक्सप्रेस करती है, और इसी एक्शन के स्टार्टिंग पॉइंट को रिफर करता है सिंस। इसीलिए सिंस को इसी स्पेसिफिकली प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ यूज किया जाता है। फ्रॉम की डेफिनेशन पे, फ्रॉम के मीनिंग पे अगर हम बात करें, वैसे तो फ्रॉम जो है सोर्स पॉइंट के लिए बताया जाता है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है, फ्रॉम सोर्स पॉइंट या ओरिजिन पॉइंट को रिफर करता है, ओरिजिन पॉइंट को रिफर करता है। अब ये जो सोर्स पॉइंट है, ये जो ओरिजिन पॉइंट है, ये स्पेस के रेस्पेक्ट में भी हो सकता है, ये टाइम के रेस्पेक्ट में भी हो सकता है, ये कोई अवस्था भी हो सकती है, स्टेट भी हो सकती है। कोई अवस्था, पहले किसी और अवस्था में था, अब किसी और अवस्था में कोई चीज आ गई, तो पहले की अवस्था क्या होगी, सोर्स पॉइंट होगी, ओरिजिन पॉइंट हो गई, और बाद वाली अवस्था हो गई डेस्टिनेशन पॉइंट, लास्ट पॉइंट। इसी प्रकार से स्पेस के रेस्पेक्ट में कोई व्यक्ति पहले यहाँ था दिल्ली में, अब वो मुंबई चला गया, तो हम क्या लिखते हैं उसकी मूवमेंट के बारे में, फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। ठीक है, तो ओरिजिन पॉइंट, सोर्स पॉइंट स्पेस के रेस्पेक्ट में बताने के लिए हम फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। उसी प्रकार से हम टाइम को भी यूज करते हैं। हम क्या लिखते हैं, हम कहते हैं कि कोई एक्शन 8 बजे से 10 बजे तक चला, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 8 PM टू 10 PM। तो ये जो फ्रॉम है, ये सोर्स पॉइंट या ओरिजिन पॉइंट को बताता है, और सोर्स पॉइंट और ओरिजिन पॉइंट का मतलब और कुछ नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ समथिंग, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ समथिंग। अब हम टाइम की बात कर रहे हैं तो एक्शन पे आ जाते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन।
अब देखिए फ्रॉम के बारे में एक बात आप ये नोटिस कीजिए कि फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में तो बताता है, लेकिन वो उस लास्ट पॉइंट के बारे में कुछ नहीं बताता। उस लास्ट पॉइंट के बारे में बताना था मुझे 10 PM, तो मैंने एक दूसरा प्रीपोजिशन लगाया, टू प्रीपोजिशन। तो फ्रॉम केवल और केवल स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि एक्शन कहां से स्टार्ट हुआ, वो एक्शन कहां तक चला या नहीं चला, कहां जाके रुक गया है, कहां तक वो चल रहा है, इसके बारे में फ्रॉम के मीनिंग में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। फ्रॉम की डेफिनेशन में इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ये सिर्फ सोर्स पॉइंट को और ओरिजिन पॉइंट को बताता है, ये किसी एक्शन के स्टार्टिंग पॉइंट को बता सकता है। जबकि जो हमारा परफेक्ट है, जो प्रेजेंट परफेक्ट है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस स्टेट हम यूज कर रहे हैं, उसमें निश्चित तौर पर ही प्रेजेंट टाइम का जिक्र है, यानी कि उस पॉइंट का भी जिक्र है जिस पॉइंट तक एक्शन चला या चल रहा है। तो इस तरह के कंटेक्स्ट को बताने के लिए या इस स्टार्टिंग पॉइंट को बताने के लिए फ्रॉम एप्रोप्रिएट नहीं है। ज्यादा एप्रोप्रिएट है या मोस्ट या केवल और केवल सिंस प्रीपोजिशन ही एप्रोप्रिएट है। इतनी बात कही जा रही है आपसे। इस चीज को एग्जाम फ्रॉम के द्वारा टाइम के स्टार्टिंग पॉइंट को बताया जा सकता है, लेकिन वो उस एंड पॉइंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं रखता। एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख सकता हूं, ऑन मंडे द टेम्पल ओपन्स फ्रॉम 5 AM। ठीक है, बिल्कुल लगा सकते हैं। फ्रॉम प्रीपोजिशन हो गया और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया वो पॉइंट ऑफ टाइम, और ये जो पॉइंट ऑफ टाइम है ये स्टार्टिंग पॉइंट है इस एक्शन का, इस ओपन वाले एक्शन का। ये जो पॉइंट ऑफ टाइम है ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। लेकिन फ्रॉम के पास वो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये कब तक खुलेगा, कब तक चलेगा। वो इंफॉर्मेशन होती है सिंस में। और चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो वर्ब है, उस वर्ब को वो इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम सिंस को ज्यादा अप्रोप्रिएट मानते हैं। केवल सिंस को ही अप्रोप्रिएट माना जाता है। एक सेंटेंस में वो लिखता हूं, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकता हूं, द टीचर विल बी हियर फ्रॉम 10 AM या सिंस 10 AM। क्या होना चाहिए, फ्रॉम 10 AM या सिंस 10 AM। देखिए क्या लगाया मैंने, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लगाया है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या है, ये अगर आपकी टाइमलाइन है और यहाँ पर आप रिपोर्ट कर रहे हैं, मतलब इस टाइम पर आपने इस सेंटेंस को रिपोर्ट किया। क्या टाइम हो रहा है मेरी घड़ी में 12:50 हो रहे हैं। तो 12:50 44 सेकंड पर मैंने इस सेंटेंस को मैंने बोला, यानी कि इस वर्ब को मैंने बोला। तो वर्ब का टेंस प्रेजेंट का पॉइंट हो गया, ये केवल यही पॉइंट क्या है, प्रेजेंट का पॉइंट है। इतनी बात समझिए आप। और मैं फ्यूचर को रिफर कर रहा हूं, और फ्यूचर को रिफर करते हुए मैं एक स्टार्टिंग पॉइंट को दे रहा हूं कि एक्शन इस पॉइंट से स्टार्ट होगा। सॉरी, तो मैं उस स्टार्टिंग पॉइंट को तो रिफर कर रहा हूं, लेकिन ये एक्शन कहां तक चलेगा, यहां तक या यहां तक या यहां तक, इसके बारे में मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इस सिनेरियो को, इस कंटेक्स्ट को, इस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को कन्वे करने के लिए हमारे पास जो प्रीपोजिशन है वो फ्रॉम ज्यादा सही रहेगी। इसीलिए कहा जाता है कि फ्यूचर टेंस में हम फ्रॉम का यूज करते हैं, सिंस का यूज नहीं करते, क्योंकि सिंस बताता है पास्ट के किसी स्पेसिफिक पॉइंट को, पास्ट कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन इन द पास्ट, और वहां से यहां तक प्रेजेंट तक कंटिन्यू रहा। अगर मैं दूसरा सेंटेंस लिख दूं इसी से मिलता जुलता, एग्जाम्पल के तौर पर, द टीचर हैज बीन हियर सिंस 10 AM या फ्रॉम 10 AM। अब देखो मैंने क्या लगाया, प्रेजेंट परफेक्ट लगा दिया। कंटिन्यूअस बना नहीं सकता था क्योंकि मेरी वर्ब ऐसी थी जो कंटिन्यूअस में आ नहीं सकती। इसके बारे में मैं काफी वर्ब चैप्टर की प्लेलिस्ट में पढ़े हुए हैं कि क्यों ये वर्ब कंटिन्यूटी में नहीं आ सकती। अब देखिए ध्यान से देखेंगे तो मैं प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या है कि ये हो गया आपका प्रेजेंट का पॉइंट, यानी कि एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ होगा और यहां तक उसका कंप्लीशन है स्टेट का। तो कहने की बात यह है कि पास्ट के स्पेसिफिक पॉइंट को रिफर किया जा रहा है।
पास्ट के स्पेसिफिक पॉइंट को रिफर किया जा रहा है तो सिंस सही है, और उस एंड पॉइंट के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है, प्रेजेंट के पॉइंट के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है, तो यहाँ फ्रॉम नहीं, यहाँ सिंस लगाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि प्रेजेंट परफेक्ट में या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम सिंस को या फॉर को यूज करते हैं, और अगर हम फ्यूचर के सिनेरियो पर बात कर रहे हैं तो हम फ्रॉम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने सिंस है और फ्रॉम है, तो फ्रॉम तो यहाँ आएगा नहीं, यहाँ आएगा सिंस, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए इसमें एक और वर्ड दे रखा है एवर सिंस। इस एवर सिंस पे और मैं प्रकाश डालना चाहूंगा, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है। एवर सिंस के बारे में अगर हम बात करें, क्या लिखा हुआ है आपके सामने, एवर सिंस। पहली बात तो एवर सिंस जैसा कुछ होता नहीं है, जो होता है वो है ये, एवर अलग होता है और सिंस अलग होता है, ये दो अलग अलग वर्ड है, ये एक सिंगल वर्ड नहीं है। एक सिंगल वर्ड के रूप में एवर सिंस की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। एवर सिंस एक फ्रेज होती है। अब देखिए सिंस का मीनिंग तो आपको पता ही है, अभी मैंने इतनी देर तक सिंस का मीनिंग समझाया। सिंस क्या है, प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है। और एवर क्या है, एवर है आपका एक एडवर्ब, और इस एडवर्ब का मतलब है, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है ये, और एडवर्ब, इस एडवर्ब का मतलब है, एवर का मतलब है एट एनी टाइम। एक और मीनिंग इसका निकल के आ जाता है और वो है कंटिन्यूअसली। ठीक है, एट एनी टाइम और कंटिन्यूअसली, इन दोनों मीनिंग को रिफर करता है एवर एडवर्ब, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी। अब चूंकि एवर एडवर्ब है तो एडवर्ब, एक बात सोचिए, एडवर्ब प्रीपोजिशन को तो मॉडिफाई कर नहीं देगा, तो एवर मॉडिफाई कर किसको रहा है, सिंस को नहीं कर रहा। तो एक्चुअली में सिंस के साथ यहां पर कोई टाइम लिखा होगा, वो टाइम कोई फ्रेज भी हो सकती है, कई बार वो कोई क्लोज भी होती है। तो सिंस के साथ इस टाइम का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो बनता है एडवर्ब ऑफ टाइम का। ये कोई एडवर्ब ऑफ टाइम फ्रेज होती है, या कोई एडवर्ब ऑफ टाइम क्लोज भी कही जा सकती है। अगर यहाँ पर कोई क्लोज लिखी है तो उस सिंस को कंजंक्शन के रूप में प्रयोग किया गया होगा फिर उस टाइम पर। तो इस एडवर्ब ऑफ टाइम को मॉडिफाई करने के लिए हम एवर को एडवर्ब की तरह लगाते हैं, और एवर इस एडवर्ब ऑफ टाइम में कंटिन्यूअसली के मीनिंग को ऐड कर देता है, कंटिन्यूअसली के मीनिंग को ऐड कर देता है। इस प्रकार से एवर सिंस का जो मीनिंग हो जाएगा संबंधित रूप से मैं कह सकता हूं कंटिन्यूअसली, CONTINUOUSLY, कंटिन्यूअसली सिंस दैट टाइम। दैट टाइम को आप कोई टाइम फ्रेज लिख दो, 9 बजे लिख दो, या कोई एक्शन लिख दो, कोई क्लोज लिखकर भी किसी टाइम को रिफर किया जा सकता है। ये भी मैं बात बता चुका हूं, 10th चैप्टर की प्लेलिस्ट में काफी लेक्चर इस तरह से पड़े हुए हैं। तो एवर सिंस का मतलब हो जाता है कंटिन्यूअसली सिंस दैट टाइम। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि सिंस में ऐसा क्या कर दिया हमने एवर लगाकर कंटिन्यूअसली के मीनिंग को जोड़ दिया कि ये सिंस से, सिंस में और एवर सिंस में ऐसा क्या डिफरेंस आ गया, क्या फर्क आ गया। अरे सिंस तो वैसे परफेक्ट कंटिन्यूअस को दिखा रहा था, कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस कर रहा था, एवर लगा के हमने कंटिन्यूअसली के मीनिंग को और ज्यादा ऐड कर दिया। और ये जो एवर लगाया गया है इस एडवर्ब टाइम फ्रेज के लिए, एडवर्ब टाइम क्लोज के लिए, इसको मॉडिफाई करने के लिए, इसको इंटेंसिफाई करने के लिए लगाया गया है। एवर को इस मीनिंग में कहा जाता है इंटेंसिफायर। इंटेंसिफायर का मतलब और कुछ नहीं, इंटेंसिफाई कर रहा है, तीव्रता बढ़ा रहा है किसी चीज की। अब आप एक बात समझिए जरा, सिंस मैंने यहां पर लगाया और यहां मैं लिख रहा हूं एवर सिंस, और इसमें मैंने एवर का मीनिंग जोड़ दिया, यानी कि कंटिन्यूअसली का मीनिंग जोड़ दिया। टाइमलाइन की अगर बात करें तो सिंस भी टाइमलाइन पर उस कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस कर रहा है। कोई एक्शन यहाँ स्टार्ट हुआ होगा, चल रहा है, यहाँ तक चल रहा है, तो उसी एक्शन को दिखाने के लिए, उस पॉइंट को दिखाने के लिए हमने सिंस कहा है, इसकी एक्शन इस पॉइंट से यहाँ तक चला। और अगर हम कंटिन्यूअसली जोड़ रहे हैं तो भी हम वही सेम बात कह रहे हैं। एक्चुअली में सिंस, ये कहा जा सकता है सिंस और एवर सिंस का मीनिंग और फंक्शन बिल्कुल सेम ही है, बट एवर लगाने से हमने कंटिन्यूअसली के मीनिंग को सिंस में जोड़ दिया। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि एकाध पॉसिबिलिटी अगर थी, एकमात्र पॉसिबिलिटी थी अगर इंटरप्शन की, किसी रुकावट की, तो उस एकाध पॉसिबिलिटी को भी एलिमिनेट कर दो। भाई एक्शन को यहां पर स्टार्ट हुआ
और यहां तक चला, वो बात सही है। लेकिन अगर एकाध पॉसिबिलिटी थी, कोई एकमात्र संभावना भी थी कहीं बीच में एक्शन के इंटरप्शन होने की, तो उस एकाध संभावना को भी, एकमात्र संभावना को भी एलिमिनेट करने के लिए ही हमने एवर को यहां पर ऐड किया है। तो एवर सिंस भी अगर यहां पर ऑप्शन में आपके लगा होता ना एवर सिंस, यहां ऑप्शन में एवर सिंस होता तो वो भी सही हो जाता। सिंस भी लगा सकते हैं हम, एवर सिंस भी लगा सकते हैं, एवर सिंस 1989। बस थोड़ा सा ये वो जो एक आध संभावना हो सकती थी कि कहीं पे बीच में इंटरप्शन आ गया हो, उस इंटरप्शन को हटाने की, उस पॉसिबिलिटी को, संभावना को हटाने के लिए हमने एवर को लगा दिया। कंटिन्यूअसली के मीनिंग को सिंस के साथ, इस एडवर्ब, टाइम फ्रेज या क्लोज के साथ हमने जोड़ दिया, इतना डिफरेंस है। एवर सिंस कुछ नहीं होता है, ये एवर सिंस अलग अलग वर्ड है, एक फ्रेज बन जाती है। ये हो गया आपका 74, इसका हो जाएगा दूसरा ऑप्शन सही, सिंस, बाकी सब तो गलत ही है। 75 पर चल लेते हैं। देखिए लेक्चर लंबे हो जाते हैं, लेकिन ये समझ जरूरी है। समझ आपके दिमाग में एक बार बैठ गई ना तो जिंदगी भर रहने वाली है, इसलिए ध्यान से मेरी बातों को सुन लो। ही इज ए डिसेंडेंट फ्रॉम द मुगल रॉयल्टी। ही हो गया प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट के फंक्शन में है। इज हो गई यहाँ पर लिंकिंग वर्ब। डिसेंडेंट नाउन हो गया, हो गया आर्टिकल इस डिसेंडेंट के लिए। डिसेंडेंट का क्या मीनिंग होता है अभी लगाऊंगा मैं, अभी बताऊंगा, पूरा मैं समझाने वाला हूँ। चलो डिसेंडेंट पर ही बात कर लेते हैं पहले, आगे चलने से पहले। देखिए डिसेंडेंट, ये जो डिसेंडेंट वर्ड है ना, मैं हमेशा बोलता हूं रूट वर्ड पे ध्यान दिया करो, रूट वर्ड पे। डिसेंडेंट बना होगा डिसेंड से, डिसेंड, डिसेंड रूट वर्ड रहा होगा और डिसेंड रूट वर्ड से बना होगा डिसेंडेंट। डिसेंड क्या है, एक वर्ब है, और इस वर्ब का मतलब है टू गो और कम डाउन या टू मूव डाउन। अब ये ट्रांजिटिवली भी यूज हो जाती है और इनट्रांजिटिवली भी यूज हो जाती है, मतलब अपने बाद ऑब्जेक्ट भी ले सकती है और ऑब्जेक्ट नहीं भी ले सकती। एम भी ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। इसके अलावा इसका एक और मीनिंग होता है, और वो होता है टू बी ब्लड रिलेटिव ऑफ एन एंसेस्टर। अब जब इस मीनिंग को कन्वे करता है तो डिसेंडेंट का, डिसेंड का मतलब बिल्कुल अलग होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख सकता हूं, सी वॉज डिसेंडेड फ्रॉम एन एंशिएंट रॉयल फैमिली। जब हम डिसेंड को वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं, ये हो गया बी और ये हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। डिसेंड को जब हम वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं तब उसके साथ हम लगाते हैं फ्रॉम प्रीपोजिशन। फ्रॉम प्रीपोजिशन लगाते हैं जब हम डिसेंड को वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं। और बच्चों ने डिसेंड के साथ फ्रॉम लगा हुआ देखा होगा, एग्जामिनर को यह बात पता होगी कि बच्चे डिसेंड के साथ फ्रॉम लगा हुआ पढ़ते हैं, डिसेंड वर्ब के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन आती है। उसने इसी अंडरस्टैंडिंग को या इसी बात को उठाकर आपका क्वेश्चन सेट कर दिया। इसी तरह से क्वेश्चन सेट किए जाते हैं कि बच्चों को ध्यान में होगा डिसेंड वर्ब के साथ फ्रॉम आता है, तो डिसेंड वर्ब नहीं, डिसेंड वर्ब से बनने वाला नाउन दे दो और उस नाउन के साथ कुछ और प्रीपोजिशन आता है। अब देखिए डिसेंडेंट बना है डिसेंड से। आप जरा सोचिए कि डिसेंडेंट कहाँ किसे जा रहा है। मान लो कि ये आपका फैमिली ट्री है, ये आपका कोई एंसेस्टर रहा होगा, ये कोई एंसेस्टर रहा होगा, ठीक है। इसके हुए होंगे 4 बच्चे, 4 बच्चे, फिर इन 4 बच्चों ने आगे किए होंगे, इनकी संतान रही होगी, इसकी 2 रही होगी, इसकी भी 4 रही होगी, ठीक है। फिर इनसे रहे होंगे यहां पे, इस तरह से चलता रहा होगा फैमिली ट्री। फिर ऐसे ऐसे चलता रहा चलता रहा चलता रहा, और ये जो नीचे वाले, जो सबसे यंग जनरेशन है, इन नीचे वालों को कहा जा सकता है डिसेंडेंट, और ये ऊपर वालों को कहा जाता है एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स, ठीक है। तो डिसेंडेंट ऑफ एन एंसेस्टर होता है, एंसेस्टर ऑफ ए डिसेंडेंट होता है, ठीक है। तो डिसेंडेंट के साथ लगाते हैं हम ऑफ प्रीपोजिशन। सी वाज ए डिसेंडेंट ऑफ
सम पर्सन या सम रॉयल फैमिली या सम कुछ भी लिख सकते हैं। डिसेंडेंट के साथ आप क्या लगाएंगे, ऑफ प्रीपोजिशन लगाएंगे। इन्हें कहा जाता है डिसेंडेंट को। क्या ग्रैंडफादर को एंसेस्टर कहा जा सकता है? नहीं। ग्रेट ग्रैंडफादर को भी एंसेस्टर नहीं कहा जा सकता। ग्रेट ग्रैंडफादर से यानी कि 3-4 पीढ़ियों से ऊपर के जो आपके फादर रहे होंगे उनको एंसेस्टर कहा जा सकता है। ग्रेट ग्रैंडफादर से ऊपर तक वालों को, 1-2 पीढ़ी ऊपर को एंसेस्टर कहा जा सकता है। यहाँ उतनी बोर्ड पे जगह नहीं थी और मैं कहाँ तक ये आपका फैमिली ट्री बनाता। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन आपको दिया गया है, डिसेंडेंट एक नाउन के रूप में दिया गया है, एक नाउन है, उसका साथ फ्रॉम नहीं ऑफ प्रीपोजिशन लगाएंगे। ऑफ प्रीपोजिशन, और इस प्रीपोजिशन के बाद क्या जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। रॉयल्टी, मुगल हो गया एडजेक्टिव, दा लग गया आर्टिकल, नाउन फ्रेज आ गई। तो ऑफ ऑप्शन सही हो जाना था। फॉर गलत था, इन गलत था, नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं। ठीक है, डिसेंड के साथ आप फ्रॉम लगाते हैं, वर्ब के साथ। डिसेंडेंट नाउन होता है, उसके साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगाया जाता है। ये हो गए आपके 75 सेंटेंसेस। इसी तरह से लॉजिकली चीज़ों को आपको समझना है, अपनी अप्रोच को थोड़ा सा बदलिए, मेरी बातों को फॉलो कर लिए, आप जल्दी ही इंग्लिश में बहुत अच्छे लेवल पर होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।